Hello student, this is class 9, chapter 5, fundamental unit of life, cell. All living things are composed of cell. It is basic unit of life. सभी लिविंग थिंग किसके बने? सेल के बने. सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये क्या है? बेसिक यूनिट है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था. He examined the thin slice of cork through self-designed microscope. It looked like honeycomb consisting of many little compartment. अब उसने क्या किया? सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉर्क की स्लाइस ले ली. कॉर्क मीन्स कह सकते हो ट्री का बार्क जो है, ट्री की जो छाल है उसकी एक छोटी सी स्लाइस ले ली और अपने जो माइक्रोस्कोप उसने सेल्फ डिज़ाइन किया था, जब उसके अंदर उसने उसको देखा तो वो कैसा लग रहा था? बिल्कुल हनी कॉम्ब के जैसे वो स्लाइस के अंदर दिखाई पड़ रहा था. हनी कॉम्ब मीन्स मधुमक्खी के छत्ते जैसे. उसमें क्या थे? बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे. और कंपार्टमेंट जो थे उसने उनको नाम दिया सेल, क्योंकि सेल का मतलब भी क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है. सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को क्या डिफाइन किया जाता है कि वो फंक्शनल भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है लाइफ की. अब जब हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, तो व्हाट means this? It means cell is the term as a structural unit of life as it provide structure to our body. सेल क्या करता है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसको स्ट्रक्चरल यूनिट. और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी टेक प्लेस एट द सेल लेवल. हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? सेल लेवल पे ही परफॉर्म होते हैं. अब सेल जो है डिस्कवर तो कर दिया था रॉबर्ट हुक ने. सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. ये जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि सेल के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस भी है. अब इस तरीके से सेल पे बहुत सारा रिसर्च चलती रही और फिर बनाई गई सेल थ्योरी की. सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी स्टेट दैट all living organism, Sladen and Swan, are the two scientists who propose or we can say discover the cell theory. ठीक है, स्लाइडन और स्वान जो थे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज करी थी और या कह सकते हैं डिस्कवर करी थी सेल थ्योरी. अब क्या थी सेल थ्योरी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब किससे बने? सेल से बने. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. और सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की. एंड ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. और जितने भी नए सेल बनते हैं वो किससे बनते हैं? जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पहले से सेल हैं, उन्हीं से नए सेल बनते हैं. अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. कि नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. नंबर फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नंबर सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसमें यूनि मीन्स वन, जिसमें केवल एक सेल से बने होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड ऑर्गेनिज्म डेट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा सेल से बने होते, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल. जो सिंगल सेल होता है उससे ही सारी की सारी एक्टिविटीज़ सिंगल सेल ही करता है. ठीक है ना? जैसे कि आपको पता है लिविंग थिंग के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी एक्टिविटी है. लिविंग थिंग खाना चाहिए, नीड फूड. लिविंग थिंग क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग रेस्पायर. तो ये सारी एक्टिविटीज़ कौन करता है? केवल सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है. लाइफ स्पैन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज शॉर्ट. बहुत छोटी लाइफ पीरियड होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. अमीबा, पैरामीशियन,
यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास, बैक्टीरिया, ये क्या है? आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, as you all know, multicellular organism is made up of more than one cell. Their structure is complex. और यहाँ पर क्या होता है कि द लेबर ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस सेल. हर एक सेल को अलग अलग क्या होता है? काम दिया जाता है करने के लिए. अब इसमें जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग हैं, सब में क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. देन शेप एंड साइज ऑफ सेल. अब बात करते हैं हम शेप और साइज की सेल की. सेल वेरी इन शेप एंड साइज. दे मे बी ओवल, स्पैरिकल, रेक्टेंगुलर, irregular. The size of cell is also vary in different organism. Size of cell is measured in micron. अगर हम बात करें साइज़ की तो साइज़ अलग अलग साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं. जैसे शेप की बात करें तो वो ओवल भी हो सकता है. ओवल कैसा होता है? अंडाकार. स्पैरिकल हो सकता है, बॉल जैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है कि कोई शेप ही ना हो. ठीक है. इसी तरीके से साइज़ भी जो होता है वो बहुत अलग अलग साइज़ के सेल होते हैं. और सेल के साइज़ को हम मेज़र करते हैं माइक्रोन में. और 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर. और स्टूडेंट, आपको पता है जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच का जो एग है वो एक सिंगल सेल है और वो सबसे बड़ा सेल है. और सबसे लंबे सेल की हम बात करें, लॉन्गेस्ट सेल, तो वो है हमारा ह्यूमन बॉडी में होता है नर्व सेल्स. उसका साइज़ क्या होता है? 90 सेंटीमीटर होता है. 90 सेंटीमीटर उसका साइज है. लॉन्गेस्ट प्लांट सेल इज फाइबर ऑफ मनीला हेम्प. मनीला हेम्प क्या है? एक फाइबर है, जो प्लांट फाइबर है, उसकी साइज जो होता है 100 सेंटीमीटर उसका साइज रहता है. सेल्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट, प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल. अब व्हाट इज प्रोकार्योटिक सेल? प्रोकार्योटिक सेल कौन से हैं? प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. अब हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या है. न्यूक्लियस जो है आप कह सकते हो सेल की गवर्निंग बॉडी है, सेल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और भी कह सकते हैं सेल का लीडर है. तो वो न्यूक्लियस जो होता है बाउंडेड नहीं होता. ठीक है ना. उसके ऊपर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकार्योटिक सेल में. और ये क्या है? दे आर प्रीमेटिव एंड इनकम्प्लीट सेल. प्रीमेटिव है मतलब पहले आए हुए सेल हैं ये, और इनकम्प्लीट होते हैं. और ये है यूनिसेलुलर. जनरली जो क्या है प्रोकार्योटिक होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं. और इन दिस सेल डिवीज़न टेक प्लेस बाय बडिंग और फीजन. बडिंग और फीजन के द्वारा क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है. मतलब सेल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उससे एक नया सेल प्रोड्यूस हो जाता है, या मल्टी पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको हम फीजन कहते हैं. और बडिंग्स होती हैं, सेल के ऊपर बड्स आ जाती है और उससे एक नया क्या बन जाता है? सेल बन जाता है. तो ये जो सेल है रिप्रोड्यूस करते हैं या सेल डिवीज़न इसमें होता है बाय बडिंग और फीजन प्रोसेस के द्वारा. और जनरली इसमें जो क्रोमोसोम होता है, आगे हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम क्या है. क्रोमोसोम जो है वो सिंगल क्रोमोसोम इन सेलों में रहता है. एग्जाम्पल है आर्चियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसको साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. ये एग्जाम्पल है प्रोकार्योटिक सेल के. यूकार्योटिक सेल क्या है? ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. मतलब इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होता है, इसलिए हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है. ये क्या है? एडवांस सेल है और कंप्लीट सेल है अपने आप में. कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम. इसमें 1 से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं
और सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय मीटोसिस एंड मियोसिस। मीटोसिस और मियोसिस प्रोसेस द्वारा सेल डिवीजन होता है। मीटोसिस प्रोसेस में सेल जो होता है वो क्या हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, दो पार्ट सेल के दो अलग अलग सेल मिलके क्या बनाते हैं, सिंगल सेल्स बनाते हैं। जनरली जो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल है जिसको हम जर्म सेल भी कहते हैं, वहाँ मियोसिस होता है और बाकी सेल क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। सेल इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट। सेल अगर हम बात करें उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। ये अगर हम एक सेल है, सपोज करो ये एक एनिमल सेल है, तो ये बाहर वाली जो लेयर है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस, और थर्ड जो चीज़ है वो होती है इसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है उसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये अगर मैं मान लूँ एनिमल सेल है, अगर आप प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है सेल वॉल, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा हर एक सेल में ये 3 चीज़ें तो प्रेजेंट हैं ही, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब पहले हम सेल वॉल का ही पढ़ लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, केवल प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और ये कैसी होती है, इट इज़ रिजिड एंड प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, बाहर होती है, रिजिड है मीन्स कठोर है, और प्रोटेक्टिव लेयर है विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, और सेल को क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इट इज़ नॉन लिविंग थिंग एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। नॉन लिविंग थिंग होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये बहुत ऐसे पॉइंट है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक तो सारे जो प्लांट सेल हैं उनमें प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक सेलों में भी ये प्रेजेंट रहती है। और इसका काम क्या है, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन और आउट ऑफ द सेल। बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं और उनको इन आउट जाने में भी सहायता करती है। और बेसिकली इसका वर्क जो है ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। बेसिक वर्क तो क्या है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और कहाँ प्रेजेंट होती है, अगर हम बात करें तो केवल और केवल प्लांट सेल में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट component of cell is cell membrane. It is also called plasma membrane. It is also called plasma membrane. इसको हम plasma membrane भी कहते हैं। और it is a covering of cell that separate content of cell from its external environment. ये क्या है, सेल को कवर करके रखती है, सेल को एक बाउंड्री देती है और सेपरेट करती है सेल को कि जो अंदर के कंटेंट है, आप कह सकते हो जो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको ये अलग रखती है, बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखने का काम। इट इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है, लिविंग पार्ट है, जबकि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट था। सेल वॉल क्या थी, नॉन लिविंग पार्ट था, जबकि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ लिविंग पार्ट है, ये लिविंग पार्ट होती है। और सभी पे, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या ऑर्गेनिज्म के सेल हो, सब में ये प्रेजेंट रहती है। इट इज़ थिन, डेलिकेटेड, इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है, बहुत पतली सी है, इलास्टिक है और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। इट मीन्स यूँ नहीं है कि इसमें से कोई भी चीज़ बाहर या अंदर चली जाए, कुछ चीज़ें ही ये बाहर और अंदर कर पाती है। कैसे कर पाती है ये आगे हम देखेंगे। और कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। जबकि सेल वॉल किससे बनी थी, सेलुलोज से बनी थी।
इसका काम क्या है? इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, हैंस इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेल के अंदर या अंदर से बाहर जो भी मटेरियल जाता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है और इसलिए कहलाती है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे कि आपको पता है कि gases like oxygen, carbon dioxide move in and out from the higher concentration to lower concentration in a cell through cell membrane by process of diffusion। अब सेल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता रहता है, सेल के बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आती रहती है। आपको पता है जैसे कि प्लांट जो है वो क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं और एनिमल्स जो है वो CO2 को बाहर डालते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है सेल के अंदर कि इन और आउट लेना। अब गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और किससे हो रहा है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा एक्सचेंज हो रहा है। तो ये कैसे एक्सचेंज होता है, जो जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में गैस होती है वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाती है। मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस है थोड़े से एरिया में, वहाँ से वो कहाँ चली जाती है, जहाँ पर कम गैस है उस तरफ मूव कर जाती है। और किस प्रोसेस द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा, ठीक है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, गैस का मूव करना, ठीक है ना, मिक्स होकर मूव कर जाना, ये कहलाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। और डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वो क्या करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ चली जाती है। इट मीन्स यदि सेल के अंदर ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन गैस CO2 है तो वो बाहर की तरफ बहेगी, यदि क्या है CO2 कम है तो बाहर से CO2 जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। It also allow movement of water in and out of the cell depending upon the concentration outside the cell by the process of osmosis। और इसी तरीके से ये पानी का जो मूवमेंट है वो भी सेल के बाहर और अंदर मूवमेंट होता है, किसके द्वारा, जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा है। और किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है और हाई कंसंट्रेशन से क्या होगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो हम किस, ऑस्मोसिस प्रोसेस है क्या, व्हाट इज ऑस्मोसिस प्रोसेस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखिए आपने पढ़ा था सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है, जनरली हम वाटर को बोलते हैं, वरना जो भी चीज़ जिसमें कोई चीज़ घुल जाती है वो सॉल्वेंट है, हमने पढ़ा है। सॉल्यूट जिस चीज़ को घोला जाता है वो सॉल्यूट है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जहाँ पर जो सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है तो मूव करता है कहाँ से, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जहाँ पर सॉल्यूट कम है। देखिए अगर आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, एक गिलास में मैं पानी डाल दूँ, एक गिलास लिया मैंने और उसमें पानी से भर दिया और उसमें मैंने क्या किया, नमक डाल दिया, ठीक है, 5 चम्मच नमक डाल दिया। दूसरा सेम साइज का गिलास लिया और उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया। अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन किस पे ज़्यादा है, सॉल्यूट किस में ज़्यादा है, सॉल्यूट जो है किस पे ज़्यादा है, जहाँ मैंने 5 चम्मच नमक डाला है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है, सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है और जहाँ मैंने कम नमक डाला वहाँ सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, पानी ज़्यादा है तो वो क्या मूव करेगा, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूव करेगा सॉल्वेंट। तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब यहाँ पर अगर हम देखें सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन को हमने डिवाइड किया है, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नंबर सेकंड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड नंबर थर्ड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर क्या है कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट का, कंसंट्रेशन सॉल्यूट का सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम अमाउंट में रहता है, देन वी कैन से इट इज़ ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब वापस से
एक ग्लास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच नमक डाला, दूसरे ग्लास में भी 2 चम्मच नमक डाला, पानी भी सेम है, नमक भी सेम है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन दोनों में सेम है। इट मीन्स ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और सेल जो है, अगर हम इस सॉल्यूशन में सेल को डाल देंगे तो सेल के साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सेल का साइज जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं, अगर हमने किसी सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला है जहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो वो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कोई चीज़ यदि हम डाल दें तो वो क्या हो जाता है, सेल जो है अगर हम सेल को डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। इसको आप एक एग्जाम्पल के जैसे पढ़ सकते हैं। मछली है, एक फ्रेश वाटर में रहती है। फ्रेश वाटर किसको बोलते हैं, पोटेबल वाटर, पीने योग्य वाटर या नॉन सैलाइन वाटर। अगर उस मछली में, क्योंकि उस मछली के अंदर जो पानी है वो भी कैसा है, नॉन सैलाइन है, ठीक है ना, उसमें नमक की मात्रा नहीं है। अगर हम उसको क्या करते हैं, एक सी वाटर में डाल देते हैं, सैलाइन वाटर में डाल देते हैं, तो ये जो सैलाइन वाटर है ये क्या बन गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और उसके अंदर जो सेल था, क्योंकि उसके सेल जो मछली हमने डाली है उसके अंदर सैलाइन वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो ये जो हो गया ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आपने उस मछली को डाला, मछली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है, तो क्या होगा, तब मछली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट कम है, पानी कम है वहाँ पर, अगर हम देखें उसका कंसंट्रेशन कम है, तो मछली के अंदर का पानी बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसका क्या था, पानी जो है बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। जब पानी मूव करेगा तो उस समय क्या होगा, मछली जो है वो श्रिंक हो जाएगी, मछली जो है सिकुड़ जाएगी और मर भी जाएगी, ठीक है ना। तो आपको समझ आया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यदि किसी चीज़ को, किसी सेल को डालें तो वो श्रिंक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये भी समझ आया। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेम इसका उल्टा, जो हमने हाइपरटोनिक पढ़ा था उसका सेम उल्टा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, तो दूसरा उसका वाइस वर्सा, दूसरा उसका उल्टा है। अब इसमें क्या होता है कि जो इनसाइड है सेल के अंदर जो है वहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है। जैसे कि अगर हम एक क्या करें, सलाइन वाटर की मछली, एक समुद्र में रहने वाली मछली को उठाकर कहाँ डाल दें, पानी में, फ्रेश वाटर में डाल दें, नॉन सलाइन वाटर में डाल दें, तो क्या होगा, नॉन सलाइन वाटर में हमने मछली डाली लेकिन मछली के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम रहेगा, तो क्या होगा, उसको बाहर से जो क्या है, सॉल्वेंट है, जो पानी है बाहर से मछली के अंदर जाएगा और मछली क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। और ठीक है, ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल देन द आउटसाइड, सेल स्वेल अप व्हेन केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फूल जाएगा जब हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंड ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। एंड ऑस्मोसिस क्या है कि पानी जो है अंदर, जो पानी जो है, वाटर जो है वो क्या कर रहा, हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं वो कहाँ रहती हैं, क्रोमोसोम में रहती हैं। और यदि हम बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब जो भी एक्टिविटीज़ क्या करता है, एक लिविंग थिंग करता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उन सब को कंट्रोल करने का काम करता है सेल। इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ जीन्स, क्योंकि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं, तो ये कह सकते हैं स्टोर हाउस है जीन्स का।
It is concerned with the transmission of heredity trend from parents to offspring. ये parents से offspring में बच्चों में क्या होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है ना, आप आगे पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स से या तो मदर से या फादर से मिलते जुलते होते हैं। कुछ हमारी आँखें अगर मदर से मिल रही हैं, कुछ चीज़ हमारी फादर से मिल रहा है, कलर, तो ये होता है हमारा हेरिडिटी ट्रेंड। तो ये कौन ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ये करता है क्रोमोसोम। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर। आपको बताया था कि क्या है, जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड that occur between plasma membrane and nuclear membrane। अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक का, विस्कस मतलब चिपचिपा, कलरलेस कोई कलर नहीं होता, सेमी फ्लूइड, भाई जेली है तो जेली भी तो सेमी फ्लूइड होती है, ना तो पूरी तरीके से बहती है ना ठोस होती है। ठीक है, ना सॉलिड होती है ना लिक्विड होती है, तो इसलिए क्या कहते हैं, सेमी फ्लूइड है। डेट ऑकर कहाँ पर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये होता है। द फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल, और जो उसके अंदर फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ वाटर। अब ये किसका बना होता है, इसमें मेन जो कंपोनेंट है, मेन जो चीज़ है वो होती है वाटर, मीन्स 90% वाटर इसमें होता है। द ऑर्गेनेल्स आर फाउंड फ्लोटिंग इन दिस लिक्विड, और ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो जो है इस पे फ्लोट करते रहते हैं, इस पे घूमते रहते हैं। अब इसका काम क्या है, एक तो ये केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं उनमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इट गिव शेप टू द सेल, सेल को शेप देता है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर सेल ऑर्गेनल्स, और जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं आगे हम पढ़ेंगे, उनको ये क्या करता है, स्पेस देने का काम भी करता है। इट प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल, और इसी तरीके से जो केमिकल हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।